So in the last class, we discussed about Environment Protection Act 1986, and we discussed about Consumer Protection Act 1986 and Consumer Protection Act 2019. Anyone have any doubt in Consumer Protection Act? Anyone have any doubt in that topic? How many rights are there in Consumer Protection Act? And what are those rights? Who is going to tell me about it? Yes, Mahi. Right to choose, right to readdress, right to be informed, right to be heard. Very good. So these are the basic rights which is given under Consumer Protection Act. And what is the purpose? What are the various objectives of Consumer Protection Act? Tell me about it. Yes, ma'am. Yes. Gaurav, I am not able to hear you. Yes, to provide better and all-round protection to consumers, to provide machinery for the speed residency of the and to create a framework for the consumer to seek residential, to provide right to consumers. Very good. Yes, Anisha. यस मैम, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस कम हो, डिफेक्टिव सर्विस, डिफेक्टिव प्रोडक्ट से उनको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, यही ऑब्जेक्टिव था. Okay, good. Okay, so in the last class we discussed about environment protection. This act, ये act है तो आपको clear ही है कि it is basically passed from the legislature, both house से इसको pass करके, इस bill को pass करके act में convert किया गया है. ठीक है. अब ये जो एक्ट है ये इंपावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंपावर करता है दैट दे कैन टेक द डिसीजन रिगार्डिंग टू एनवायरनमेंट फॉर इट्स प्रोटेक्शन, उसके प्रोटेक्शन के लिए एंड उसके इंप्रूवमेंट के लिए. ठीक है. इवन दे हैव राइट टू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दूस कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल हु इज बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग इन पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि उनके अगेंस्ट भी ये स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं. ठीक है. अगर हम ओवरव्यू देखें ईपीए का, तो ईपीए वाज इनैक्टेड इन 1986 विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट. इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटीज, यानी कि इंप्रूवमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए अगर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट तो अथॉरिटी को भी वो स्टैब्लिश कर सकते हैं. जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारे इंडिया में. सो दिस इज अ ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज बेसिकली फॉर कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट. दे आर मेंटेनिंग द इंडेक्स एंड स्टैटिस्टिकल सिस्टम दे आर यूजिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट कि व्हाट इज द पॉल्यूशन रेट इन पटना, व्हाट इज द पॉल्यूशन रेट इन दिल्ली. सो दिस इज हाउ दे आर वर्किंग, राइट? एंड बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर द एयर पॉल्यूशन एज वेल. So we all know that there are 4 types of pollution: noise pollution, air pollution, water pollution, and nuclear or nuclear pollution we can say. ठीक है. Land pollution भी होता है. ठीक है. चलिए. So it empowers the central government that they can establish the authorities and they have charge to preventing the environmental pollution in all its form. In all its form मतलब जितने भी form में हो रहे हैं, land pollution, air pollution, water pollution, हर एक form में they can basically tackle the specific environmental pollution problem. मतलब who? Central government. And who is empowering them? The Environment Protection Act 1986. ये जो एक्ट है, दिस इज बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव, एक बहुत ही मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि इट इज इन अंडरस्टैंडेबल फॉर दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट. अगर हम ईपीए की बात करें तो ईपीए का जो आइडिया था, इट इज जनरेटेड फ्रॉम समवेयर. इसको कहीं से आइडिया को जनरेट किया, मतलब इस आइडिया को कहीं से डिराइव किया गया था. ये आइडिया को बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए कहीं से आइडिया को डिराइव किया गया. कहाँ से आइडिया को डिराइव किया गया? तो इसका रूट जो है दैट इज बेसिकली फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट से, जो 1972 में हुआ था, जून 1972 में स्टॉकहोम में. वहां से इस आइडिया को डिराइव किया गया है और इंडिया उसमें से एक पार्टिसिपेंट था, यानी उस कॉन्फ्रेंस में इंडिया भी एक पार्टिसिपेंट था. तो वो आइडियाज को, मतलब ईपीए के आइडिया को वहां से ही डिराइव करके जनरेट किया गया, बनाया गया है, एक्ट में लाया गया है. ठीक है. एक्ट बनाया गया है.
सो इसका अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें तो देयर आर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द pollution, environmental pollution. The first one is Article 253. Article 253 सब लोग लिखते चलिएगा. Article 253 जो है of the Indian Constitution provide the enactment of legislation for giving effect to the international agreement. यानी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू वी कैन मेक सम, मतलब लेजिस्लेशन के इफेक्ट के साथ वी कैन मेक द एक्ट. ठीक है, सो इंटरनेशनल एग्रीमेंट कॉन्फ्रेंस था. नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 48A. तो आर्टिकल 48A स्पेसिफाई क्या करता है, दैट स्टेट शैल endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest wildlife of the country. It means that they can improve the situation of pollution, and what they will do next, they will protect and become the safeguard of forest and wildlife of the country. ठीक है, वाइल्ड सेंचुरी, फॉरेस्ट जो भी है, जो भी नेचुरल हैबिटेशन है, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है सेक्शन 48A में. Section 253 is talking about the international agreement के through how we can, with the effect of legislation, how we can make the act. That is in section article 253. ठीक है, article 48A is saying about the protection of wildlife, forest, as well as protection of protect and improve the environment. ठीक है, आर्टिकल 51A अब क्या बोल रहा है, ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके बोल सकते हैं प्रोविजंस जो हैं, दिस इज मेड फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंट्रोलिंग द पोल्यूशन के लिए सारे आपके आर्टिकल हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51A. आर्टिकल 51A एंड आर्टिकल 51A इज सेइंग दैट एवरी सिटीजन शैल प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. यानी हर एक सिटीजन जो है वो एनवायरमेंट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, यानी हर सिटीजन, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हर एक के पास राइट है कि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है. ठीक है, आगे बात समझ में. सो दीज आर द 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हिच इज सेइंग दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं जिसको लेते हुए हमने एक्ट को बनाया और फिर इसको हर जगह इंप्लीमेंट कर दिया. ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स थे जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ EPA एक्ट जो हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में, कि पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो EPA एक्ट इज गिविंग द पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेसिकली टेक द एक्शन, टेक द स्टेप फॉर necessary step for protecting and improving the quality of environment with coordination of the state government. Means सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो इंप्रूव करे, प्रोटेक्ट करे एनवायरनमेंट को, और इसके लिए दे कैन आल्सो कोऑर्डिनेट विद द स्टेट गवर्नमेंट. एंड यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है. ठीक है, तो वो यहाँ पर कुछ मेंशन है. इसी के अंडर में कुछ ABCD करके आप लोग लिख सकते हैं. फर्स्ट वन इज प्लान एंड एग्जीक्यूट अ नेशन वाइड प्रोग्राम. यानी कि पूरे नेशन के लिए एक प्रोग्राम को, कोई प्रोग्राम को, अवेयरनेस कैंपेन को वी कैन इंप्लीमेंट, राइट. नेक्स्ट वन इज वी कैन ले डाउन द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. मतलब हम लोग कोई स्टैंडर्ड और क्वालिटी जो है स्केल को डिटरमाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं. अगर उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर उसको क्रॉस करेगी, सो वी कैन टेक द एक्शन. यानी पॉल्यूशन किस लेवल तक आपका एनवायरनमेंट जो है वो कवर कर सकता है, उससे अगर ऊपर गया तो यू कैन टेक द एक्शन. सो यू कैन मेंटेन द पॉलिसी, नॉर्म, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी फॉर द एनवायरनमेंट. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज यू कैन ऑल्सो ले डाउन द स्टैंडर्ड. मतलब आप और भी स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं. स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि स्केल सेट कर देना, इससे ऊपर नहीं, इससे कम पॉसिबल है, इससे ऊपर नहीं, लाइक दिस. So lay down a standard for emission or discharge of environmental pollutant. यानी जो भी environment में, आपको मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट है, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट है जिनके थ्रू बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में आपके बोल सकते हैं कि केमिकल्स जो है वो डिस्चार्ज किए जाते हैं. एयर पॉल्यूशन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट. सो अगर ऐसा स्टैंडर्ड आपको बनाना है जिसमें अगर कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है तो वो एनवायरनमेंट की नेचुरल हैबिटेट्स को इफेक्ट ना करे, और अगर उनको डिस्चार्ज करना भी है तो विथ ट्रीटमेंट उसको डिस्चार्ज किया जाए,
सो उसके लिए भी आपको स्टैंडर्ड्स बनाना है, ये गवर्नमेंट के पास राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट वन है कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एरियाज इन विच एनी इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस और प्रोसेसेस or class of industries operation or processes shall not be carried out subject to certain safeguard. So यहाँ पर दो फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है। देखो, पहला तो रिस्ट्रिक्शन आपको वहां लगाना है जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके आसपास रेसिडेंशियल एरियाज नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो आपको वो रिस्ट्रिक्शन लगाना है। अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो यू कैन गिव अदर इंडस्ट्रीज दैट एरिया, बट यू कैन नॉट ओपन इंडस्ट्रीज इन एनी ऑफ द पार्ट इन द कंट्री, नो, it is only open in that area where already industries are there or the government is prescribed this area for the industries purpose. Uske alawa you cannot do any commercial thing such as like industries aap settle nahi kar sakte ho residential areas mein. So restriction on areas that can also be decided by central government, theek hai. So these are some powers which is given to the central government. Even the central government have also right to regulate, closure, prohibit any operation of the industry. मतलब they have right, उनके पास right है कि उनके operation में मतलब intervene करने का उनके पास right है if there the pollution is above the standard norms or above the scale, ठीक है. So they have right to prohibit, regulate industries, process or operation, ठीक है. And even somehow if they will find that the situation is worse, becoming more worse, they can also stop the supply of electricity and water or any other services. So the stoppage or regulation of supply electricity, water, they have also right for do this, right? And even the second point of the EPA is restriction on pollutant discharge. So डिस्चार्ज मतलब आपने सुना होगा कि कई बार जब हम 10th और 10th में अराउंड जब हमने सोशल साइंस पढ़ा था तो उसमें पॉल्यूशन के ऊपर एक पूरा चैप्टर था हमारा, ठीक है. तो उसमें एक चीज बोला जाता था कि आपके जो भी पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज जो भी होंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पॉल्यूशन आता है, वो बहुत सारे जगह पे पानी में क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है. कोई भी इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो shall discharge, emit, permit to discharge, emit any environment pollutant in excess of prescribed standard. यानी कि अगर prescribed standard से ज्यादा आप discharge कर रहे हो तो the strict action can be taken. So restriction आपके pollutant discharge पे भी है जिसकी वजह से आपका environment pollute हो रहा है, ठीक है. So restriction on pollutant discharge is there. Second, the empowerment is given to the central government through this act. Third point is compliance with the procedural standards. So कोई भी इंडिविजुअल जो है shall cause and hand मतलब कोई भी hazardous substance के साथ if you are working, right? तो अगर आपके hazardous कोई भी substance है, खास करके जो chemical industries वगैरह होती हैं, उसके लिए अगर आपके पास लाइसेंस है और you are working according to the norms, then that is okay. Otherwise अगर आपने स्टैंडर्ड नॉर्म से ऊपर किया, वो तो मैंने पहले ही बताया, और अगर आप हैजर्डस सब्सटेंस के साथ काम करते हैं तो आपके लिए लाइसेंस बहुत जरूरी है. पहली चीज, फर्स्ट थिंग. तो आपको मैं बता दूं कि केमिकल इंडस्ट्रीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. एंड द सेकेंड थिंग कि द हैजर्डस इंडस्ट्रीज के लिए कुछ अलग से पॉलिसीज बनाए जाते हैं कि हाउ यू कैन हैंडल दो सब्सटेंस, बिकॉज दैट इज गोइंग टू इफेक्ट द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वर्कर्स जो उस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं. तो उनके लिए भी कुछ नॉर्म्स वगैरह जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, जिससे आप उस हैजर्डस सब्सटेंस से आपको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, ठीक है. सो सेफगार्ड्स आर आल्सो मेड फॉर सम हैजर्डस इंडस्ट्रीज एंड दैट safeguards or that policies every hazardous industry have to follow. Next one is powers of entry and inspection. See, inspection का मतलब क्या होता है? Inspection is related with checking, ठीक है, परीक्षण करना और something like in Hindi. So हम कह सकते हैं कि the central government have right that they can enter in any of the place. कोई भी ऐसे place, चाहे वो इंडस्ट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंपनी हो, they can basically enter. And for the inspection, the notification and the compliances are made. Like अगर किसी इंडस्ट्री में आपको enter करना है, you will give the notification for that. Why the inspection? And inspection is somehow related with that how the process is going on.
यानी काम कैसे चल रहा है, ठीक है, क्या सारे कंप्लायंसेस स्टैंडर्ड सब कुछ फॉलो हो रहा है या नहीं. So this is a kind of auditing, we can say. Audit is related with the financial statement. It is related with the procedural things, that they are following the things whatever made by the government in the terms of environment, they are following it or not. Okay. Even they can also examine the plants, equipments, machineries, whatever is available in that industry, and if they will found कि the एक कोई भी मशीन जो है जिससे ज्यादा पोल्यूशन जो है क्रिएट हो रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो they can also seize that. ठीक है, they can also seize that. Either उसको भी वो seize कर सकते हैं. So the power of entry and inspection is there, and who is going to enter? Obviously central government के जो बोल सकते हैं कि employees होंगे, they have right. और उसमें भी किसी को inspection के लिए रखा जाता है. मतलब establishment of environment laboratories. अच्छा, laboratory में क्या होता है? लैबोरेटरीज में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. Yes. हाँ, एक्सपेरिमेंट होता है. और आप लोगों ने अपने स्कूल में भी देखा होगा केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब. हाँ, Yes. so those labs are basically for what? Basically वहां पर आपको एसिड मिलेगा, बेस, बहुत सारे लिक्विड सब्सटेंसेस मिलते होंगे, है ना. और उससे हम लोग इस पॉइंट पे आए थे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनवायरमेंट लैबोरेटरीज. तो एनवायरमेंट लैबोरेटरीज का मतलब है कि यहाँ पर आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं रिलेटेड, यहाँ पर सैंपल्स को कलेक्ट करके चेक किया जाता है कि पर्टिकुलर इस एरिया के सॉइल में कितना पोल्यूशन है, मतलब दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, सैम्पलिंग और ये सब चीज एक्सपेरिमेंट होता है. ठीक है. सो जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का राइट है, इट मीन्स कि वो कोई भी बोर्ड को स्टैब्लिश कर सकते हैं, कोई भी ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं. वैसे ही दे हैव राइट फॉर सेटिंग द एनवायरमेंटल लैबोरेटरीज. ठीक है, पहली चीज. सेकेंड है, recognize any laboratory or institute as environmental laboratories to carry out the function entrusted to such laboratory. या फिर वो कोई भी ऑलरेडी जो सेटअप हो रखा है लैबोरेटरीज, उसमें से किसी को एनवायरमेंटल लैबोरेटरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, और वही सारे पॉलिसीज जो हैं उसी के हिसाब से दे कैन मेक इट एज अ वर्क, दे कैन बेसिकली प्रिस्क्राइब देम टू वर्क एज अ एनवायरमेंटल लैबोरेटरी. ठीक है. थर्ड जो है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव आल्सो एंटाइटल्ड फॉर द फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंटल लैबोरेटरीज की उस वहां पर कौन से फंक्शंस को कैरी किया जाएगा उसको भी प्रिस्क्राइब करने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. यानी लैबोरेटरी को सेट कर सकते हैं. लैबोरेटरीज ऑलरेडी जो है अवेलेबल, उसमें किसी लैबोरेटरी को एनवायरमेंट लैबोरेटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें सारे फंक्शंस को कैरी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स. थर्ड चीज है कि क्या क्या फंक्शंस होंगे लैबोरेटरीज में, दैट कैन आल्सो बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट. नाउ हु इज गवर्नमेंट एनालिस्ट? गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अ बोल सकते हैं इट इज अ दैट डेजिग्नेशन, द पर्सन हु इज वर्किंग इन दिस डेजिग्नेशन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, या फिर बोल सकते हैं वो क्या करेगा, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल for taking the samples. ठीक है, यानी कि samples of what? Samples of air, water, soil. जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि हमारे पटना में कौन सी ये रिवर सोर्स क्या है हमारे पास? गंगा नदी सबसे बड़ा है ना. तो यहाँ पर बहुत ज्यादा, and even those students, those analysts have right to send those samples to the environment laboratory. यानी कि जो गवर्नमेंट एनालिस्ट हैं उनका काम है आपके सैंपल्स को कलेक्ट करवाना. their work, their responsibility is that, their duty is that, and even send those samples to the environmental laboratory. और ये जो पोजीशन है गवर्नमेंट एनालिस्ट का या जो अपॉइंटमेंट होगा, दिस इज थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट. राइट. सो गवर्नमेंट एनालिस्ट का क्या काम हो गया, समझ में आया? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, what that person will do, they will collect the sample of soil, air, water to understand, and they have right to send that to the environmental laboratory. Penalties for offenses. penalty का मतलब होता है दंड, जुर्माना जिसको हम कहते हैं, है ना. दंड और जुर्माना सुना होगा. अब penalties that is of two type.
द फर्स्ट वन इज आइदर यू कैन गिव देम इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जेल हो सकती है, या तो फिर फाइन लग सकता है, राइट, या फिर किसी किसी सिचुएशन में दोनों चीजें, ठीक है। यू हैव टू इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और आपके साथ साथ उसमें फाइन भी लग सकता है। तो इफ एन ऑफेंस, यानी कि जो भी, अगर आपकी कोई भी जो भी ऑफेंस का मतलब क्या होता है, जुर्म, जो इन शॉर्ट कहते हैं हिंदी में, कोई भी अगर ऑफेंस आता है इस एक्ट के अंडर में, ठीक है, और किसी भी कंपनी के द्वारा हुआ हो, या किसी भी पर्सन के द्वारा हुआ हो, या ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा हुआ हो, तो ऐसे सिचुएशन में अगर पर्सन गिल्टी साबित होता है, गिल्टी का मतलब कब होता है वो पर्सन गिल्टी, जब वर्डिक्ट जो है वो उसके अगेंस्ट में आ जाए, यानी कि उसका जो जुर्म है वो साबित हो जाए, ठीक है। और अगर वो पर्सन गिल्टी हो जाता है, ठीक है, प्रूव हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास राइट है कि उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी एक्शन, मतलब बोल सकते स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, या फिर उसको भारी फाइन देना पड़े, ठीक है। और इसके लिए मतलब बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे हैव आल्सो राइट टू, मतलब अपने, लाइक मान लीजिए कि आपके ऊपर फाइन लगा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 लाख का, एग्जाम्पल के लिए, तो अब आपके पास राइट है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट द कल्प्रिट, यानी आप जुर्म करने में शामिल नहीं थे, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, ठीक है। 60 डेज, जैसे ही आपको नोटिस मिला विद इन 60 डेज, मतलब आज एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आपको जनवरी में नोटिस मिला है, तो यू हैव मोर, जनवरी फरवरी बोथ मंथ के अंडर में, मतलब दोनों, मतलब 60 डेज के अंडर में यू कैन बेसिकली बोल सकते हैं कि आप कोर्ट डाल सकते हो, केस डाल सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। यू कैन बेसिकली आप ये कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वन इज ड्रॉबैक। क्या है इस एक्ट का? हाँ, against the offense whatever is related with the pollution, they have right to establish the organization, they have right to set up the environment laboratories, ठीक है, they have right to make the norms and the standard for the environmental pollution and of all forms. It's not about the air pollution, but it is about all forms. They have right to even make planning and execution, मतलब plan करे और इसको execute करे, implement करे, execution of nationwide program for the prevention, control and abatement of environmental pollution. यानी कि nationwide program और campaigning can also be started by the central government for, even there are so many awareness program is also related that how we can protect our environment, and they have also right to protect wildlife, या फिर बोल सकते हैं कि sanctuaries, forest areas, जो भी natural habitat है, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ और भी स्टैंडर्ड्स हैं विच इज रिलेटेड विद इमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ द बोल सकते हैं पॉल्यूटेंट मटेरियल्स। उसमें है यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया एरियाज में कि आप हर एक एरिया में इंडस्ट्रीज को रन नहीं कर सकते। कुछ ले डाउन किया गया है सेफगार्ड्स और बोल सकते हैं प्रोसीजर फॉर प्रिवेंट द एक्सीडेंट मे कॉज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल pollution which may cause environmental pollution, remedial measures of such accidents। फिर यहाँ पर किस तरीके से आपको hazardous substance को हैंडल करना, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है, उसके लिए भी प्रोसीजर्स को बनाया गया है। ये सारे पॉइंट्स, इंस्पेक्शन हो सकता है प्रीमाइसेस का, जैसे कि आपके प्लांट का, इक्विपमेंट का, मशीनरी का। सो आई गेस दीज पॉइंट्स आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। Rules to regulate the environmental pollution, ठीक है। So central government may by notification in official gazette। अच्छा, ऑफिशियल गैजेट या हम लोगों ने गजट सुना होगा, हिंदी में सुना है आप लोगों ने, जैसे बिहार गजट। yes. तो यूपीएससी का या फिर आपके बीपीएससी का जब भी फॉर्म वगैरह आता है और उसके लिए जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं, दैट कम्स अंडर द बिहार गजट, बीपीएससी का देखा होगा। सो यहाँ पर अपने ऑफिशियल गैजेट के अंडर में, ऑफिशियल गैजेट आपका है, मेक रूल्स एंड रिस्पेक्ट इन ऑल द मैटर्स रेफर टू इन सेक्शन 3। मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ राइट है, रूल्स है रेगुलेट करने का एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की, क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, सॉइल फॉर वेरियस एरियाज एंड पर्पस।
यानी कि they can make rule for maintaining the standard of quality of air, water, soil and various areas and purposes. Second, they can also allow करने का मतलब क्या हुआ कि उनको allow किया ऑलवेज कि शोर जो होता है, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री है रन कर रहा है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है आसपास, ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए भी वेरियस एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट इंक्लूडिंग नॉइज, ये सब चीजों से रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे वो बनेंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर हैंडलिंग द हैजर्डस केमिकल, आई सेड केमिकल इंडस्ट्रीज बेसिकली, ठीक है। प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन हैंडलिंग ऑफ हैजर्डस सब्सटेंस इन डिफरेंट एरियाज, मतलब अलग अलग एरियाज के हिसाब से वी हैव टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रोहिबिशन रोकना या फिर रिस्ट्रिक्ट करना, इसको हैंडल करना हैजर्डस सब्सटेंस को, we can basically make rule for that. The prohibition of restriction of location of industries, that where the industries can run, so prohibit and restriction is required, ठीक है, and even you all know, so prohibition and restriction of location of industries, that where industries can run. Next one is a procedure and safeguard for prevention of accident, यानी कि accident can be related with the workers, ठीक है, एक्सीडेंट वर्कर्स से भी रिलेटेड हो सकता है। सो ऐसे सिचुएशन में एनवायरमेंट पॉल्यूशन ये सब रेमेडियल आपको कुछ प्रोवाइड करना, रेमेडीज प्रोवाइड करना, दैट हाउ यू कैन हैंडल द एक्सीडेंट्स एंड हाउ यू कैन मेंटेन द सेफगार्ड्स फॉर दैट। सो आई गेस क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द रूल्स। अगर पहला लिखिए फर्स्ट रूल में नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी नई चीजें आएंगी पॉल्यूशन से रिलेटेड, कोई भी नया पॉलिसी नॉर्म्स बनेगा तो दैट विल बी बेसिकली इन अ प्रिंटेड फॉर्म, वो हर जगह पे आएगा इन द ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपरली प्रिंट हो करके। सो नोटिफिकेशन इज डन बाय द ऑफिशियल गैजेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन कुछ भी बनाया जाएगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन दिया जाएगा, किसमें, ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, इन द ऑफिशियल गैजेट। Next one is what are the various rules which can be made for protection of environmental pollution, for protection of environment and for making safeguard for from environmental pollution, ठीक है। तो first point is standard of quality या फिर quality, standards of quality, quality यहाँ पर all forms लिखना, air, water, noise, ये सब की जगह पे all forms, ठीक है। सेकेंड लिखिए मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट, मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट, मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सेफगार्ड्स, सेफगार्ड्स। अब सेफगार्ड आया तो यहाँ पर किससे, हैजर्डस सब्सटेंस से, सेफगार्ड्स। प्रोहिबिशन किससे, प्रोहिबिशन सेफगार्ड, ये हैजर्डस सब्सटेंस। नेक्स्ट में प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन क्या है, डैश देके लिखिएगा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोहिबिशन डैश लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सी आई एम जस्ट ये जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ सिर्फ आपको लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, इसको लिखिएगा प्रॉपर्ली इलैबोरेट करके एग्जामिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड, डैश देके लिखिएगा एक्सीडेंट एंड रेमेडियल मेजर्स, मतलब एक्सीडेंट के लिए जो भी प्रोसीजर्स और सेफगार्ड के एक्सीडेंट ना हो उससे बचने के लिए जो भी प्रोसीजर बनाया जाएगा वो, और अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके रेमेडीज कैसे हैं, ठीक है, हाउ वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वो दोनों चीजें भी हम मेंशन कर सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफिशियल गैजेट। प्रोसीजर्स आगे आप लिख सकते हैं एक्सीडेंट एंड रेमेडियल मेजर्स, बस प्रोवाइडिंग रेमेडियल मेजर्स फॉर सच एक्सीडेंट, किस तरीके से हम स्टेप्स ले सकते हैं। क्लियर हो गया सबको, एवरीवन, एवरी स्टूडेंट आई एम आस्किंग। यस मैम। भी किया एनवायरमेंट से रिलेटेड ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, एनीवन हैव एनी डाउट, एनीवन हैव एनी डाउट? नो। रूल्स क्या है, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस, व्हाट आर द, यस अनीशा,
यस मैम, आर्टिकल 253 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। आर्टिकल 253 बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जो आर्टिकल 253 जो है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड उसमें चीजें लिखी हुई हैं। क्या लिखा है कि वी कैन टेक और वी कैन मेक द एक्ट फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। यानी अगर कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू अगर हम चाहें तो हम अपने कंट्री में एक्ट को बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसका आइडिया जो है वो कहां से लिया गया था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो था ह्यूमन राइट्स का जो हुआ था उससे से लिया गया था। सो आपको जो आर्टिकल 253 आपको अलाउ करता है कि आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी बना सकते हो और इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू आप अपने कंट्री में एक्ट भी बना सकते हो, यानी कि इस तरीके के एक्ट को ला सकते हो कंट्री में। ठीक है निशा? 48 ए क्लियर है? 48 ए क्या बोलता है? 51 ए? यस मैम। ओके, एवरी स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ठीक, सॉल्यूशन करवाऊंगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ओके ओके, इफ एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टुमारो। आप अपने नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी भी कुछ डाउट हो तो आप ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू मैम। Okay.